नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर, क्योंकि न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं खबर का हर एक बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानते हैं एक एक अपडेट। होती है हर खबर पर हमारी पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम विस्तार से बात, जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाताओं से। सबसे पहले एक नजर उन प्रमुख खबरों पर यानी टॉप लाइन्स पर। और टॉप लाइन्स के जरिए सबसे पहली और प्रमुख खबर पड़ोसी देश बांग्लादेश से जुड़ी। जी हां, जहां पर शेख हसीना की तरफ से हमला किया गया है तानाशाह यूनुस को लेकर के। सीधे तौर पर कई सारी बातें शेख हसीना ने एक ईमेल के जरिए इंटरव्यू में कही हैं। उन्होंने सीधे तौर पर जो बांग्लादेश में आज के हालात हैं उसके लिए मोहम्मद यूनुस को ही पूरा जिम्मेदार ठहराया है। इसके साथ ही और कई सारी बातें शेख हसीना की तरफ से कही गई हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है बताएंगे विस्तार से। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि बांग्लादेश में अभी फिलहाल क्या कुछ है ताजा हालात। संघ प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से क्या कुछ बांग्लादेश को लेकर दिया गया बयान, ये हर एक चीज आपको बताएंगे। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो भी आपको बता दें। पश्चिम बंगाल से जुड़ी है अगली महत्वपूर्ण खबर, जहां बंगाल भजन और बवाल देखने को मिला है और महबूब बोला है कि ई ना बोल भी। दरअसल एक पूरा मामला इस समय सामने आया है जहां पर एक भजन को लेकर, हिंदी भजन को लेकर कहीं ना कहीं जो व्यक्ति आयोजन करा रहा था उस पूरे कार्यक्रम का, उसको काफी गुस्सा आ गया, जिसके बाद उसने बोला कि ऐसा यहाँ पर नहीं चलेगा। हालांकि उस व्यक्ति को फिलहाल अभी गिरफ्तार किया जा चुका है क्योंकि उसने गाली गलौज भी की थी सिंगर के साथ। आखिर क्या है ये पूरा मामला, बताएंगे इस पूरी खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ, पड़ोसी देश बांग्लादेश से जुड़ी हुई। तो जहां आपको बता दें कि बांग्लादेश की सियासत और वहां बिगड़ते हालात को लेकर अब बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अंतरिम सरकार के प्रमुख यूनुस पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि यूनुस सरकार जनादेश के बिना सत्ता में है और मौजूदा हालात के लिए वही जिम्मेदार है। इसके साथ ही शेख हसीना ने कई गंभीर आरोप भी यूनुस सरकार पर लगाए। तो वहीं दूसरी तरफ यूनुस सरकार बांग्लादेश के हालातों की सच्चाई छिपाने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन हादी हत्याकांड पर बांग्लादेश पुलिस ने यूनुस की पोल खोल दी। बांग्लादेश में जारी हिंसा और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही घटनाओं को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी बयान दे दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा पर चिंता जताई और एकजुट होने का आह्वान उन्होंने किया। कुल मिलाकर बांग्लादेश के हालात पर सियासत भी गर्म है और सवाल यही है कि क्या यूनुस सरकार इन हालातों को संभाल पाएगी या फिर ये संकट और ज्यादा गहराता जाएगा। आखिर क्योंकि अगर हम देखें तो हाल ही में अभी कुछ महीने के अंदर बांग्लादेश में चुनाव होने की भी बात कही जा रही थी और कुछ लोगों का यह भी मानना है कि वहां पर चुनाव ना हो इसके लिए इस तरीके की हिंसा वहां पर प्रायोजित की जा रही है। क्या कुछ है ताजा हालात वो आपको बताएंगे। साथ ही शेख हसीना ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं यूनुस पर शेख हसीना ने हमला बोलते हुए आखिर क्या कुछ कहा है। तो सीधे तौर पर जो बवाल इस समय देखने को मिल रहा है उस पर शेख हसीना ने यूनुस पर हमला बोला है। जो हिंसा की खबरें लगातार पश्चिम बंगाल, माफ कीजिएगा, बांग्लादेश से सामने आ रही हैं, मौजूदा हालात के लिए जिम्मेदार यूनुस सरकार को ही ठहराया गया है शेख हसीना की तरफ से। और पुलिस का हादी के हत्यारे पर भी बयान सामने आया है। न्यूज एजेंसी को ईमेल के जरिए ये इंटरव्यू शेख हसीना ने दिया है और कहा है कि 9 बार चुनी गई पार्टी पर आखिर बैन क्यों लगाया गया। दरअसल जो शेख हसीना की पार्टी है उस पर बैन लगाया गया मोहम्मद यूनुस की तरफ से। रणनीतिक फैसले लेने का हक नहीं है मोहम्मद यूनुस को क्योंकि वो चुनकर सत्ता में नहीं आए हैं, ये बात शेख हसीना ने कही। इसके साथ ही कहा कि रणनीतिक फैसले लेने का बिल्कुल उन्हें हक नहीं है। अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में मोहम्मद यूनुस पूरी तरह से नाकाम है, विफल है। यूनुस सरकार में गुंडों को खुली छूट मिली हुई है, जेल से उन्हें छुड़ाया गया है। तो ये तमाम बातें यूनुस सरकार को लेकर
कहा गया शेख हसीना की तरफ से। दरअसल शेख हसीना ने एक निजी न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू दिया ईमेल के जरिए और इस इंटरव्यू में उन्होंने ये सारी बातें कही। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जहां एक तरफ यूनूस सरकार पूरे बांग्लादेश में जो हिंसा के हालात बने हुए हैं, जो हालातों पर बेकाबू हालात होते नजर आ रहे हैं, उसको छुपाने के काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश पुलिस ने पूरी सच्चाई उजागर कर दी है। दरअसल हाल ही में जो हादी की हत्या हुई, उस हत्या पर बड़ा बयान पुलिस की तरफ से दिया गया और सीधे तौर पर जो सच्चाई है वो बताई गई बांग्लादेश पुलिस की तरफ से। हादी की हत्या पर बड़ा बयान देते हुए हादी का संदिग्ध शूटर फैसल करीम मसूद है, ये इस बात की जानकारी दी गई और साथ ही बताया गया कि फैसल के देश छोड़कर जाने के कोई सबूत नहीं, क्योंकि इस तरीके की चीजें सामने आ रही थी कि फैसल देश छोड़कर के जा चुका है, लेकिन अब उस पर पुलिस ने सच्चाई सामने ला दी। खुफिया एजेंसियां फैसल का पता लगाने में फिलहाल जुटी हुई हैं, ये बात पुलिस की तरफ से कही गई। साथ ही कहा गया कि फैसल की आखिरी लोकेशन के बारे में भी जानकारी फिलहाल पुलिस को नहीं है। और ये एक बात और उसमें कही गई कि अब तक किसी राष्ट्रीय पार्टी की कोई भूमिका इस बीच हादी की हत्या के बीच में नजर नहीं आई। दरअसल आपको बता दें कि नेता हादी की हत्या के बाद में ही बांग्लादेश में हालात बेकाबू होते हुए नजर आए थे। हिंसा की कई सारी खबरें सामने आई थी, क्योंकि जब हादी पे 2 हमलावरों ने उसे शूट किया तो उसका वो घायल हो गया, जिसके बाद सिंगापुर उसको ले जाया गया, वहां पर उसका इलाज चला, लेकिन इस दौरान उसकी मौत हो गई और जिसके बाद में बांग्लादेश के अंदर हालात बेकाबू होते हुए नजर आए। अब बांग्लादेश के झूठ का जो सबूत है वो 2 तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं। एक तस्वीर आपको दिखाएंगे बांग्लादेश की और दूसरी तस्वीर आपको दिखाएंगे दिल्ली की, कि किस तरीके से बांग्लादेश का जो झूठ है वो इस वक्त उजागर हो रहा है। देखिए, बांग्लादेश में हिंसा की खबरें भी सामने आती हैं, लेकिन सच्चाई भी यही है। हालांकि जो यूनूस सरकार है वो इस पर लीपापोती करने का काम करती है, इन सभी सच्चाइयों को छुपाने का काम करती है, लेकिन अब इस समय अगर हम देखें तो पूरी दुनिया के सामने ये सच्चाई उजागर हो चुकी है। और ये 2 तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ है बांग्लादेश की तस्वीरें कि हिंसा पर काबू पाने की कोशिश किस तरीके से वहां का प्रशासन कर रहा है, और वहीं दिल्ली की तस्वीरें एकदम शांति व्यवस्था। तो सीधे तौर पर बांग्लादेश का जो ये झूठ है वो इस वक्त सामने आ चुका है। और बांग्लादेश में जो हिंसा और जो हालात बिगड़े हुए हालात है उसको लेकर हाल ही में संघ प्रमुख का बयान भी इसको लेकर के सामने आ चुका है और संघ प्रमुख की तरफ से सीधे तौर पर हिंदुओं को एकजुट करने की बात कही गई है। और 2 तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि बांग्लादेश के झूठ के जो सबूत है। बांग्लादेश की स्थिति देख लीजिए और आप ये दिल्ली की तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि फिलहाल की अगर हम देखें तो स्थितियां वहां पर अभी भी तनावपूर्ण लगातार बनी हुई हैं। तो ये 2 तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इन 2 तस्वीरों के साथ ही बांग्लादेश की अगर जब हम बात करते हैं तो कई सारी तस्वीरें वहां से सामने आती हैं। और हाल ही में जिस तरीके से एक हिंदू युवक की हत्या की गई मॉब लिंचिंग के द्वारा, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में काफी गुस्सा है और अलग अलग बयान भी नेताओं के सामने आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ शेख हसीना की तरफ से जब इंटरव्यू उन्होंने दिया तो इस इंटरव्यू में भी उन्होंने पूरा जो बांग्लादेश में हालात है और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए सीधे तौर पर यूनूस सरकार को ही उन्होंने जिम्मेदार इसके लिए ठहराया है। तो दिन प्रतिदिन बांग्लादेश में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और बांग्लादेश हिंसा को लेकर के संघ प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से क्या कुछ कहा गया, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर अल्पसंख्यक और हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसको लेकर अपना बयान दिया। उन्होंने सीधे तौर पर हिंदुओं को एकजुट रहने के लिए कहा और कहा कि सुरक्षित अगर रहना है तो आप सभी एकजुट हो जाइए। हिंसा रोकने में यूनूस सरकार पूरी तरह से विफल रही है, फेल रही है, ये बात मोहन भागवत की तरफ से कही गई। और साथ ही उन्होंने बांग्लादेशी हिंदुओं की मदद का भी पूरी दुनिया से आह्वान किया है कि आप सभी लोग आगे आएं और बांग्लादेश में जो हिंदू जो अल्पसंख्यक हैं उनको जो तरीके से निशाना बनाया जा रहा है आप उनकी मदद कीजिए। तो ये बयान हाल ही में सामने आया है मोहन भागवत का। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो बांग्लादेश में जो हिंसा जारी है उसको लेकर चौतरफा निंदा भी हो रही है, विरोध प्रदर्शन भी लगातार देखने को मिल रहा है और इसको लेकर के प्रद्योत माणिक्य की तरफ से चिंता भी जाहिर की गई है। असम के प्रमुख नेता के तौर पर प्रद्योत माणिक्य को जाना जाता है और उन्होंने सीधे तौर पर बांग्लादेश में जो हालात बिगड़ रहे हैं उसके लिए चिंता जाहिर की है। क्या कुछ कहना है उनका वो भी आपको बताते हैं। दरअसल उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ पूरी साजिश रची जा रही है कि किस तरीके से भारत में माहौल बिगाड़ा जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में चुनाव होंगे 2 महीने के बाद में, नई सरकार जो आएगी वो नॉर्थ ईस्ट के लिए कहीं ना कहीं खतरा हो सकती है। अल्पसंख्यक समुदाय को उन्होंने सीधे तौर पर निशाना बनाया
और साथ ही उन्होंने कहा कि बंगाली हिंदू धर्म परिवर्तन करने के लिए वहां पर मजबूर हो रहे हैं। तो प्रदीप माणिक्य की तरफ से ये पूरी चिंता जाहिर की गई। उन्होंने बांग्लादेश में जिस तरीके से हालात बिगड़ रहे हैं उसको लेकर ये बयान दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो राजनीतिक दल हैं भारत में, उन सभी राजनीतिक दलों को एक साथ आना चाहिए। देश हित के लिए उन्हें एक साथ आने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बांग्लादेश में भारत आने वाले को वीजा ना दिया जाए, केंद्र से उन्होंने अपील की है। और साथ ही टिप्रा मोथा पार्टी के संस्थापक और साथ ही त्रिपुरा के शाही वंशज हैं प्रदोत माणिक्य, जिनकी तरफ से ये चिंता जाहिर की गई है। लेकिन आखिर बांग्लादेश की अगर जमीनी हालात की अगर हम बात करें कि वहां पर हिंदुओं की स्थिति क्या है, तो वो भी आपको बता देते हैं। क्योंकि बांग्लादेश की कुल आबादी करीब 16.5 करोड़ लोगों की है और इसमें 2022 की अगर जनगणना की बात करें तो उसके मुताबिक ये आंकड़ा हम आप तक पहुंचा रहे हैं 16.5 करोड़, जिसमें से करीब सिर्फ 1.3 करोड़ लोग ही हिंदू हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, जिनको लगातार वहां पर निशाना बनाया जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है, उनके घरों को, मंदिरों को और जिनके व्यवसाय हैं, दुकानें हैं, उनको आग के हवाले किया जा रहा है। कुल आबादी का लगभग 7.95% और पूरे बांग्लादेश में हिंदू फैले हुए हैं और उन्हें चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है, खासतौर पर पिछले 1 साल के अंदर जब से वहां पर तख्ता पलट हुआ है। कुल जिलों में हिंदू की संख्या जो है वो ज्यादा है और गोपालगंज की अगर हम बात करें तो करीब 28.94% हिंदू आबादी वहां पे। सिलहट डिवीजन की जब हम बात करें तो वहां पर गोल बाजार में 24.44%, रंगपुर डिवीजन के ठाकुर गांव में 22.11% और इसके साथ ही खुलना जिले में हर 5वां व्यक्ति हिंदू है। तो अल्पसंख्यक हिंदुओं को लेकिन वहां पर लगातार निशाना बनाया जा रहा है और इसीलिए वहां पे जो हिंदुओं की संख्या है वो भी लगातार घट रही है। अल्पसंख्यक हिंदुओं को सुरक्षा देने में भी यूनूस सरकार पूरी तरह से विफल नजर आ रही है और इसकी चौतरफा निंदा भी हो रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी नवल संघ परमार इस वक्त जुड़ गए हैं ढाका से फोन लाइन पर, सीधा उनका रुख करेंगे। नवल संघ, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो शेख हसीना ने जो इंटरव्यू अभी हाल ही में दिया है एक जो न्यूज एजेंसी है उसको ईमेल के जरिए, उसमें कई सारे आरोप भी, गंभीर आरोप यूनूस सरकार पर भी लगाए और साथ ही कई सारे सवाल भी करे कि 9 बार की चुनी हुई पार्टी को आपने आखिर किस आधार पर बैन किया है। जी देखा जाए तो उनकी बात आवामी लीग जो है वो काफी लंबे समय तक बांग्लादेश के जो सियासी है उसमें वो रहा है और पायोनियर पार्टी है, साथ में लिबरेशन वॉर बांग्लादेश का लड़ा था, शेख मुजीबुर के नेतृत्व में बांग्लादेश आजाद हुआ था और उसके बाद एक लेगासी है पूरा आवामी लीग गवर्नमेंट का, आवामी लीग पार्टी का। तो उसके साथ अगर देखा जाए तो उनकी बात कि भाई आवामी लीग को बैन कैसे, उसके बिना जो इलेक्शन होगा वो इलेक्शन नहीं होगा, कोरोनेशन होगा, तो बिल्कुल जायज बात है। क्योंकि बांग्लादेश में अभी भी आवामी लीग पार्टी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी, वोट बेस के हिसाब से देखा जाए और उनका जो सपोर्टर वर्ग है उसको हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ी पार्टी में आता है। उसके बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और बाद में जातीय पार्टी और जो इस्लामिस्ट पार्टियां वगैरह छोटी मोटी पार्टियां है। आवामी लीग एक बड़ा पॉलिटिकल फोर्स है, उसको इग्नोर करके इलेक्शन होगा तो इलेक्शन में लोगों में वोट के लिए उत्साह नहीं होगा, वो जायज बात है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो इलेक्शन के बारे में उनकी जो चिंताएं हैं, यहाँ पे भी बांग्लादेश में भी काफी सारे लोग हैं जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है और लिबरल फोर्सेस है और जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, हालांकि वो डरे हुए हैं इसलिए ज्यादा खुल के बता नहीं रहे और उसके लिए उसको उनका पक्ष नहीं ले पा रहे आवामी लीग का। लेकिन उनका एक कहना है कि भाई अगर आवामी लीग के कुछ लीडर्स के खिलाफ कुछ गंभीर आरोप है तो आप लीडर्स को बैन कर सकते हो, उनके खिलाफ कार्यवाही कर सकते हो, लेकिन आप पूरा पार्टी को कैसे बैन कर सकते हो? जिसका इतना बड़ा वोट बेस है उसको बैन करना वो एक डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। तो कोई इंडिविजुअल के खिलाफ केसेस हो सकता है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन को बैन करना जो है वो एक डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। और जो भी विश्व के बाकी देश लोकशाही की बात करते हैं, डेमोक्रेसी को बाहर लाने की बात, उसको सपोर्ट करने की बात करते हैं, लेकिन ऐसे मुद्दे पे बाहरी तौर पे वैश्विक आवाज जो है वो चुप है, वो उस मुद्दे को नहीं उठा रहे कि भाई आप एक पॉलिटिकल पार्टी जो इसका लंबा इतिहास रहा है, सबसे बड़ा पार्टी है, उसको बैन करके इलेक्शन करोगे, वो इलेक्शन थोड़ा पार्टिसिपेटरी इलेक्शन होगा, वो इलेक्शन पार्टिसिपेटरी नहीं होगा। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए कोई भी देश में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का होना जरूरी है और हाल के दिनों में देखा जाए तो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में इलेक्शन कमीशन हो, पुलिस हो या बाकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी हो और उसके साथ साथ न्यायतंत्र जो है वो सबका इंडिपेंडेंट और एक मजबूत इंस्टीट्यूशन के रूप
रूप में होना बहुत आवश्यक है। वो इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म करना या उसको मजबूत करने का काम जो है वो तो हुआ नहीं, लेकिन ये दौरान यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान वो इंस्टीट्यूशंस वीक बने हैं। तो उसको लेके गंभीर चिंताएं बांग्लादेश के आने वाले भविष्य के लिए है, उसमें दो राय नहीं। लेकिन एक बात मैं यहाँ जोड़ना चाहता हूँ जी। कि जो बांग्लादेश का हालत है उसमें कहीं ना कहीं आप देखा जाए तो उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखे तो मार्च 1996 1996 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिफॉर्म हुआ बांग्लादेश में, और वो था कि जब भी बांग्लादेश में इलेक्शन होगा तो केयर टेकर न्यूट्रल पार्टी न्यूट्रल केयर टेकर गवर्नमेंट सिस्टम बनेगा और उसके तहत इलेक्शन होगा। और उसके बाद जून 1996 में इलेक्शन हुआ जिसमें पहली बार शेख हसीना एज ए पीएम इलेक्ट होके आई। जी। और उसके बाद बीएनपी का सरकार बना। फिर बाद में 2009 के अंदर दूसरी बार इलेक्शन हुआ जिसमें अवामी लीग की शेख हसीना की फिर से सरकार बनी। लेकिन शेख हसीना के टेन्योर में उन्होंने एक अमेंडमेंट लाया जो 115 अमेंडमेंट, जिसके तहत बांग्लादेश में से केयर टेकर गवर्नमेंट सिस्टम हटाया गया। वो शेख हसीना ने हटाया और उसके बाद देखा जाए तो जो भी सब्सिक्वेंट इलेक्शन हुए उसमें बीएनपी जो दूसरे नंबर का पार्टी था वो पार्टी इलेक्शन बॉयकॉट किया। तो ये जिम्मेदारी शेख हसीना का था। उनको ये जो रिफॉर्म्स जो बांग्लादेश जैसे देश के लिए केयर टेकर गवर्नमेंट सिस्टम होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई भी पीएम बनता है वो 5-7 जो बड़ी पोस्ट है इलेक्शन कमिश्नर, चीफ जस्टिस, पुलिस चीफ, आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एक बार अपने हिसाब से आदमी को सेट कर दिया तो फिर वो मशीनरी का मिसयूज होने का पूरी संभावना रहती है और उसका इतिहास रहा है। उसमें कोई पार्टी बाकात नहीं है, बीएनपी हो या अवामी लीग हो या इरशाद की जो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, सब ने इलेक्शन जो गवर्नमेंट मशीनरी का इलेक्शन में अपने हितों को प्रमोट करने के लिए यूज किया है। तो एक केयर टेकर गवर्नमेंट सिस्टम होना जरूरी है। जैसे अवामी लीग का पार्टिसिपेशन इलेक्शन में बहुत जरूरी है, वैसे केयर टेकर गवर्नमेंट सिस्टम फ्यूचर में भी होना जरूरी है। फिलहाल नवल सिंह परमार अगर हम देखें तो वहां के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और उन हालातों पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं यूनुस सरकार, और सीधे तौर पर वहां पर कोशिश भी कर रहे हैं और चीजों को छिपाने की भी कोशिश में मोहम्मद यूनुस लगे हुए हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए, बांग्लादेश से जुड़ी हुई एक एक अपडेट पर रहेगी हमारी नजर। लेकिन इसी बीच न्यूज पंच में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। इसको तो फुटबॉल खेलना भी आ गया और इसे तो पियानो बजाने भी आ गया। चंद्रयान भी उतर गया चांद पर हमें अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना एमडीएच राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? स्वादिष्ट राजमा के लिए एमडीएच राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए? एमडीएच। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 फ्लावोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर है। LIC, हर पल आपके साथ। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 फ्लावोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का न्यूज पंच में। लोग अब अगली महत्वपूर्ण खबर का, जहां पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से भजन और बवाल की तस्वीर इस समय सामने आई है, जहां माता के भजन पर आपत्ति के बाद माहौल अचानक से तनावपूर्ण हो गया। दरअसल ये पूरा मामला पूर्व मिदनापुर का है, जहां एक स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था।
स्टेज पर लाइव शो कर रही थी बंगाली सिंगर लगनजिता चक्रवर्ती और कार्यक्रम को शुरू हुए करीब 45 मिनट बीत चुके थे। गायिका ने माता का भजन गाना शुरू किया और जागो मां के सुर सुनते ही कार्यक्रम के जो आयोजक हैं महबूब मलिक वो भड़क उठे। दरअसल उनका आरोप है कि उसने भजन पर आपत्ति जताते हुए कहा कि ई ना चौलबे। साथ ही सिंगर ने गाली गलौज और हमला करने का भी आरोप स्कूल के मालिक पर लगाया। फिलहाल आरोपी महबूब मलिक हिरासत में है, लेकिन इलाके में तनाव का माहौल भी बना हुआ है और वहीं इस घटना को लेकर सियासत भी अब तेज हो चुकी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बंगाल में अब भजन गाने पर भी बवाल तय है? करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, उससे पहले आपको दिखाते हैं बंगाल भजन और बवाल। तो जी हां, पश्चिम बंगाल में भजन पर ये पूरा बवाल देखने को मिला। ईस्ट मिदनापुर के एक स्कूल में ये पूरा कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन वहां पर जैसे ही माता का भजन शुरू हुआ उसी वक्त तुरंत कहीं ना कहीं बवाल की स्थिति देखने को मिली। सिंगर लगनजिता चक्रवर्ती का ये लाइव शो चल रहा था और प्रोग्राम शुरू हुए करीब 45 मिनट बीत चुके थे और जो पूरा बवाल जो शुरू हुआ, जो गाली गलौज हुई, वो 45 मिनट के बाद हुई। गायिका ने माता का भजन जैसे ही शुरू किया उसके बाद में सीधे तौर पर उनको रोका गया। बंगाली धार्मिक गाना जागो मां के सुर सिंगर की तरफ से लगाए गए और जिसके बाद में जिस व्यक्ति की तरफ से ये पूरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो आयोजक है महबूब मलिक, वो गुस्से में कहीं ना कहीं आ गया और आरोपी ने कड़ी आपत्ति जताई और बोला कि ई ना चौल, यानी कि ये नहीं चलेगा। और सिंगर ने महबूब मलिक पर कई सारे गंभीर आरोप भी लगाए और कहा कि स्टेज पर हमलावर आया, गाली गलौज भी की। इसके साथ ही सिंगर ने कहा कि आरोपी ने हमला करने की कोशिश की उसके ऊपर, जिसके बाद में सिंगर ने शिकायत भी इसको लेकर दर्ज कराई और फिलहाल अभी पुलिस की गिरफ्त में है आरोपी महबूब मलिक। और हालांकि इस पूरी घटना के बाद में वहां के हालात अभी फिलहाल तनाव नजर आ रहा है। ऐसे में आखिर सिंगर की तरफ से क्या कुछ आपबीती बताई गई है लगनजिता चक्रवर्ती की तरफ से, आपको सुनाते हैं। Around 7:45 I was done singing my 7th number from my list, and this song is this song called Jagoma. So while I was talking, we suddenly saw that this man came running, not walking, but he came running towards the stage, and within a matter of seconds he was up on stage, and he came up on stage with the intention of hitting me, or in plain words, he wanted to beat me up. And when Mehboob Malik realized that he really cannot beat me up because he's being pulled away, that's when he shouted and said that onek jagoma hoyeche, ebar ekটু secular ga। तो सिंगर लगनजिता चक्रवर्ती को आपने सुना, जो जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ उस वक्त क्या क्या कैसे कैसे हुआ, पूरी आपबीती उन्होंने बताई कि किस तरीके से मात्र जैसे उन्होंने भजन शुरू किया और मात्र सेकंडों के अंदर आरोपी वहां पहुंचता है उनको मारने के इरादे से। अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता सजल घोष की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो आपको सुनाते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बंगाल को बांग्लादेश मत बनाओ, आपको सुनाते हैं। एक आदमी स्टेज पे चढ़ के पूरा आवाम को क्या बना दिया वो मैं नहीं चाहता हूँ, खुद सिर्फ उसका वो आर्टिस्ट क्या था, आर्टिस्ट ने एक गा रहा था जागो मां। इन लोगों को ना वंदे मातरम में, ये वंदे मातरम का खिलाफ है। मातृ वंदना उसको अच्छा नहीं लगता, मातृ पूजन उसको अच्छा नहीं लगता, मां को नहीं मानते हैं। लेकिन आपका बंगाल में ये बांग्लादेश और फर्क क्या है, अब मुझे बताओ, कोई फर्क है? ये अब दीपू दास बनने में कितना टाइम लगेगा और कितना बार चाहिए? हरगोविंद से आपका दिल नहीं भरा है, चंदन दास से आपका दिल नहीं भरा है, और दीपू दास चाहिए आपको बंगाल में, होने दो। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी प्रसन्नजीत बख्शी इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। प्रसन्नजीत, आखिर पश्चिम बंगाल में चल क्या रहा है? कभी भजन को लेकर, कभी फिल्मों को लेकर के, कभी वंदे मातरम को लेकर बवाल की तस्वीरें सामने आती हैं, आखिर क्यों? कृतिका, इस पूरे मामले में कोई एजेंडा को पकड़ ही नहीं पाया, किसी ने एजेंडा पकड़ ही नहीं पाया। लगनजिता ने जो आखिरी दो शब्द बताया, पूरे मामले में एजेंडा वहीं पर है और सवाल भी मेरा वहीं पर है। पूरे देश के सामने
पूरे दुनिया के सामने और ममता बनर्जी के सामने। और जो सेक्युलर है, जो संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं, जो गाना गाते हैं, जो कविता लिखते हैं, उनके लिए कि सेक्युलर गाना होता क्या है, एजेंडा तो वही है। किसी ने मारने के लिए आया, किसी ने लेडी सिंगर को मारने के लिए आया, ये तो छोड़ दीजिए, ये तो लॉ एंड ऑर्डर की मामला है। आप ये पूछिए लोगों को कि सेक्युलर गाना होता क्या है। जो लगना जीता आखिरी में बोला है कि ये सब कुछ हो गया है, अब सेक्युलर गाना गाओ। सो व्हाट इज सेक्युलर गाना? बंगाल में ममता बनर्जी की बंगाल में लोग कहते हैं कि सेक्युलर गाना गाओ। ये सवाल पूछिए आप अपने अगले न्यूज पंच में कि बंगाल में पूछा जा रहा है कि सेक्युलर गाना गाओ। व्हाट इज सेक्युलर गाना? स्टोरी ये है, स्टोरी ये नहीं है कि लखनऊ जीता को अटैक करने के लिए कोई आया। सवाल ये है कि यहाँ पे मुसलमानों ने सेक्युलर गाना गाने के लिए बताया जा रहा है। जो लिखता है गाना, उनके दिमाग में सेक्युलर गाना क्या होता है, ये मुसलमान के दिमाग में सेक्युलर गाना क्या है जी, ये सवाल पूछना है ममता बनर्जी को कि आप यहाँ के लोगों के दिमाग में ये डाले हैं कि गाना भी सेक्युलर होना चाहिए। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं सेक्युलर पहुंचते पहुंचते यहाँ तक पहुंच गया है कि गाना, कविता, नॉवेल, छोटा कहानियां, सब कुछ सेक्युलर होना चाहिए। स्टोरी यहाँ पे है। तो अब ये सब स्टोरी को आप थोड़ा सा चेंज करके दोपहर की न्यूज पंच में लेके आइए कि बिल्कुल प्रसन्नजीत, इस पूछने के स्टोरी लिए को लगातार हम इस पर फॉलो अप भी कर रहे हैं, लेकिन सीधे तौर पर सवाल वही है कि आखिर सेक्युलर गाना क्या होता है और आखिर पश्चिम बंगाल में इस तरीके का माहौल क्यों बनता जा रहा है लगातार, क्यों इस तरीके से चीजें नजर आ रही है। बिल्कुल, चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने की। तो सीधे तौर पर कई सारे सवाल कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में जो हालात हैं उनको लेकर खड़े हो रहे हैं, लेकिन इसी पर नजर लगातार बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल न्यूज पंच से मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।